वाशिंगटन में सनसनी फैल गई जब अमेरिकी महकमा खारजा ने कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके ज़ेली गिरोह मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। इन पर कराची एयरपोर्ट हमले और जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग समेत वाक़यात का इल्जाम है, जिनमें 31 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान ने इस फैसले का खैर मकदम किया। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल और आलिया हमजा सनम जवेद को 5 साल कैद सुनाई, जबकि शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। इसी दौरान कौमी असेंबली में पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस को घेरा किया, टॉपियां फाड़ी और इमरान खान की रिहाई के हक में नारे लगाए। हुकूमत बमुश्किल कोरम पूरा कर सकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुहैब भट्ट। वाशिंगटन में उस टाइम सनसनी फैल गई जिस टाइम अमेरिकी वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान में मौजूद बलोच लिबरेशन आर्मी को कालादम करार देते हुए दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान ने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, तो अमेरिका में इसकी निशानदेही कर दी गई है। गुज़िश्ता 1.5 माह में दौरे भी हुए हैं क़यादत के अमेरिका के। क्या ये उसका कोई सिलसिला है? इसी हवाले से हम जानते हैं ज़ाब बलोच साहब से, हमारे सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं और एडिटर कोऑर्डिनेशन भी हैं। सर, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है सुबह शाम, क्योंकि आपका सिलसिला उस पर गौर होता है। ये क्या मामला सर चल रहा है? एक तरफ यहाँ पे दहशतगर्दी के ऊपर अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अमेरिकन जो है बड़े बड़े दौरे भी कर रहे हैं। अमेरिका ने हमारे अंदरूनी मामला में फैसले भी शुरू कर दिए हैं। ये क्या ये कोई कड़ी है या उधर से आप आइंदा ऑपरेट हुआ करेंगे? बट साहब, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, एक होता है पाकिस्तान की कामयाबी, एक पाकिस्तान की सालमियत की बड़ी कामयाबी। ठीक है। क्यों कि ये जो इशू है, मैंने कल भी बताया था कि बलूचिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, वो 55% आपका पाकिस्तान है, यानी रकबे के हवाले से। और इस पर जो BLA है, उनकी जो तंजीमें हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना मुकदमा बड़ी जबरदस्त तरीके से लड़ रही थी। और उनका जो बजट है, मतलब करोड़ों डॉलर से वहां उन्होंने लॉबिंग फर्म से हायर की हुई थी, और वो कह रही थी जनाब के पाकिस्तान जो है हम पर गासिब है। सर, ये थोड़ा सा इस पे ग्राउंड पे थोड़ी सी नजर मरवा दें, ये क्यों कर रही हैं? क्या उनके हकूक हैं, सल्फ हो रहे हैं, या वो खाम का दहशतगर्द हैं, या वो जो लोग दहशतगर्द हैं जो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, या जो पहाड़ों पे चढ़े? देखिए, ये आगाज जो है ना पाकिस्तान से होता है, और बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ था। पाकिस्तान एक नया मुल्क बन गया। अब पाकिस्तान ने अपने दिल के दरवाजे बलोचों के लिए खोले हुए। बलोच ही पाकिस्तानी है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे होते हैं, वो जनाब पहाड़ों पर चढ़ गए, और वो उनको असल में फंडिंग कहां से हो रही है? फंडिंग उन्हें इंडिया से। असल मसला जो मेन कल्प्रिट है वो इंडिया है। क्यों? अब वो जो लड़ रहे हैं उनको जनाब बाकायदा, आप हैरान रहेंगे आपकी फोर्सेस की तनख्वाहें क्या है और उनको इंडिया कितनी तनख्वाहें दे रहा है। पेड है जनाब, और उनके पास जो सहूलियात है, उनके पास जो सैटेलाइट की सहूलियात है, दीगर बहुत सारी सहूलियत। अब उन्होंने ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए, मतलब वहां उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, और पहाड़ों में बैठे हुए कहां से आ जाती है सारी। तो सादर इंडिया ये प्रॉक्सी वार लड़ा था पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। और हमारे जनाब फील्ड मार्शल, उनका जो दौरा है, 1.5 महीने में दूसरी मरतबा गए और कमाल कर दिए। इतना हमारी सफारती कामयाबियां अमेरिका के हवाले से हमें माजी में कभी नहीं मिली जितनी अब मिली। अब हुआ क्या है इससे ये हुआ है कि एक जो इंटरनेशनली पाकिस्तान ने तो बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को पहले ही कालादम करार दिया। अब इसका ये विंग था मजीद ब्रिगेड, उसको भी कालादम करार दिया हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल उनकी रिकॉग्नाइजेशन थी, वो एक तंजीम के तौर पर पहचाने जाते थे। अब अमेरिका के उनको कालादम करार देने से पूरी दुनिया में उनकी हैसियत हो गई कि ये कोई कौम परस्त नहीं है, ये दहशतगर्द कौम परस्त। हम जो है उनको डिफाइन करते थे, या हमारे हुकूमती इदारे जो थे उनको डिफाइन करते थे, और एक हिस्सा ऐसा मौजूद था जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, उनके लिए आवाजें उठाता था। इसको सर आप कैसे देखते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो लोग आवाजें उठा रहे हैं, या एक दो लोग वो लोग हैं जो अपने हकूक के लिए इस्लामाबाद बैठ के आवाजें उठा रहे हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जब हम दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं, खिलाफ जाते हैं, उनको कहते हैं कि जनाब वो गलत है, फिर हम अपनी हुकूमत से भी कहेंगे कि आप हर शख्स को दहशतगर्द मत बनाएं। देखिए, सियासी इस्तेमाल जब दहशतगर्दी का होगा तो उससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। सबसे पहले तो हमारी हुकूमत ने क्या किया, PTI के जितने लोग हैं सारे दहशतगर्द। आप ये बताएं, एक शख्स आकर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करता है, 250 बच्चों को कत्ल करता है, वो भी दहशतगर्द उसी दफा के तहत। और एक जनाब एहतजाज कर रहा है,
فرض کرے اس نے جناب 2 نعرے لگا دیے تو وہ بھی دہشت گرد، جس نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. یہ دہشت گردی کا غلط کیٹیگرائز کرنا چاہیے. بالکل وہ دہشت گرد اور ہے، یہ سیاسی جو دہشت گردی ہے یہ حکومت کی سیاسی دہشت گردی ہے. سیدھی سی بات ہے، حکومت کو اپنی سیاسی آپ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، وہ دہشت گردی نہیں. اب سنیں، اب دوسری طرف جناب یہ سیاسی معاملات کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں. یہ کہنے کو آسان ہے، اپنے ہمارے 60,000 سیکورٹی فورسز ہیں جو آفیشلز ہیں اور اس میں زیادہ تر افسر ہیں جو اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. تو اس قربانی کو ضائع نہ ہونے دیں، سیاست کو علیحدہ رکھیں اور دہشت گردی کو علیحدہ. دوسری بات یہاں تھوڑا سا اور میں آپ کو ڈیفرنس دینا چاہوں گا کہ سارے بلوچ ہی دہشت گرد نہیں ہیں. بہت سارے بلوچ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر عبد المالک آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بالکل میں آپ کے ساتھ بلوچ ہوں اور مجھے بلوچ ہونے پر اور آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور پاکستانی ہونے پر فخر ہے. سیدھی سی بات ہے. کیمرہ آپ مجھے بتا بھی رہے تھے کئی دفعہ آپ کو جو ہے صحیح بات کرنے کے اوپر تھریٹس بھی ملے. وہ ایک معاملہ پرسنل میں بہرحال وہ اس کو نہیں لے جانا چاہتا، وہ ایک علیحدہ، لیکن پاکستان پر جان قربان. بالکل تھریٹس ملتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو بلوچ کیوں کہتے ہو، تم تو پاکستانی ہو. مطلب یہ ان کی صورتحال ہے. میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد پاکستانی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں. مجھے اس پر فخر ہے، یہ ہماری میری شناخت ہے اور اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. یہ دھرتی جو ہے میری ماں ہے، میں ادھر ہی، میں نے اس کی گود میں جا کے مرنے کے بعد اس کی گود میں جانا ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ میں پاکستان میں مروں، مجھے دفن جو کریں میری آواز اور میری زبان پاکستان. دوسری بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر بلوچ کو آپ دہشت گرد کہنا بند کریں. بہت سارے بلوچ، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کل آ کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں. تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نقطہ نظر کے لوگ، ان میں جناب یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ حکومت کے نمائندہ ہو سکتے ہیں. سر یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ٹرین کا ہوا ہے، جعفر ایکسپریس کا ہوا ہے، آپ نے جعفر ایکسپریس کو کسی نام سے منسوب کیا ہوا ہے. بھگتی ایکسپریس تھی، اس کو بھی آپ نے کسی نام سے منسوب کیا ہوا ہے. یہ تلخ حقائق ہیں. آپ مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں بٹ صاحب؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ظلم کیا. دیکھیں اپنی ڈانگ منجی تھلے ڈانگ اپنے آپ کو بھی دیکھیں. نواب اکبر بگٹی، ٹھیک ہے جی، وہ 3 مرتبہ کا وزیر اعلیٰ رہا تھا بلوچستان کا، 1 مرتبہ گورنر رہا، کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہا. وہ پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ تھا. ایک شازیہ کا قتل کیس، ڈاکٹر شازیہ کا قتل کیس تھا، اس پر معاملہ کھڑا ہوا. مشرف نے ڈائریکٹ اکبر بگٹی کے ساتھ جناب پنگا لے لیا اور اس کو اپنا گھر چھوڑ کر پہاڑوں پر جانا پڑا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مشرف صاحب نے بیان دیا کہ ایسا میزائل آئے گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ایسے ہی ہوا. وہ اکبر بگٹی مارا گیا. یہ وہ غلطیاں ہیں جن کے خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا اور آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب ان کے بچوں کو، ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے، منسٹر آپ نے لگا دیا ہے، دوسرا برطانیہ میں بیٹھا ہے، وہ آپ کے خلاف ہے، وہ پاکستان کے بھی خلاف ہے. بھارت اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو سدھارنا پڑے گا. اپنی غلطیاں سدھارنے سے کیا ہے کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، پہاڑوں میں لے جانے پر مجبور کیا، اور پھر بعد میں اسی بگٹی کے نام پر آپ ٹرین چلا رہے ہیں. تو ایسے اس طرح بیلنس نہیں ہوتا. بیلنس کیا ہوتا ہے کہ آپ سے جو لوگ ناراض ہیں ان کو گلے لگائیں، اپنے حصے کا کھانا بھی انہیں دیں اگر ان کی کوئی جناب ناراضگی ہے. وہی بات کہ آپ کے پاس 2 روٹی ہیں، کہیں جناب 1 روٹی آپ کی، ایک ہماری. وہ ہو سکے تو اپنی آدھی پہ گزارا کر لیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں. ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں وزارت داخلہ نے ان تنظیموں کو کالعدم قرار دیا اور دہشت گرد قرار دیا. دوسری طرف یہاں پہ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں، پاکستان میں ہوئی بھی ایک دہشت گردی جو ہے نا اس پہ سزائیں سنا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں کہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جن کو دنگا فساد کے اندر سزائیں ہوئی ہیں. سر یہ اس پہ تھوڑا سا بٹ صاحب اس حوالے سے میرا سٹانس بالکل واضح ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں نے سچ کہنا ہے. وہاں بلوچ دہشت گردی کر رہے ہیں جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. امریکہ نے ہمارا ساتھ دیا، ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی. لیکن یہاں ہم شہریوں کو خود دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. اب جناب یہ کل پرسوں ڈاکٹر یاسمین راشد کو انہوں نے 10 سال سزا دے دی، اور آج کی خبر یہ ہے کہ اس کی تمام جائیداد بھی ضبط ہو گئی. مجھ سے آپ سچ سنیں اس کا قصور کیا ہے. اس کا پہلا قصور جناب ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب گرفتار تھے اور وہ جعلی پلیٹلیٹس اور اپنی بیماری کا ڈھکوسلا کر رہے تھے، اس وقت یاسمین راشد نے
इमरान खान की कैबिनेट में आकर इनका मुकदमा लड़ा था, इन्हें तमाम सहूलियात, और वो जनाब अपनी जमात, अपनी जो कैबिनेट मीटिंग होती थी उसमें इमरान खान कहते हैं कई मरतबा रो पड़ी कि नवाज शरीफ की हालत अच्छी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता था कि ये बहाना कर रहा है और जारी प्लेटलेट। अब तो आपके फैसल बोडा कह रहे हैं कि हमने जो नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्टें थी अपने घर में बैठकर बनाई थी, खुद तैयार की थी, लेकिन वो उस वक्त साथ खड़ी हुई। पहला कसूर है यास्मीन राशिद का। अगर थोड़ा सा भी ज़र्फ होता बड़े मियां साहब में तो कहते नहीं इस खातून ने मेरे साथ एहसान किया है, मैं इसके साथ ये जुल्म ना करूं। और दूसरा उसका कसूर क्या है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, 70,000 वोटों से जीती है लाहौर में उनके घर से, और 85 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर पेशेंट है, और उसने कोरोना के दौरान जो खिदमात सर अंजाम दी हैं कमाल की हैं। तो ऐसे में आप प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज की, आपको प्लेटफॉर्म तो मुहैया ना, एक तरफ आपको सजा हो रही थी जिस दौरान सजाएं सुनाई गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ही कौमी असेंबली के अंदर कागज फाड़ रहे हैं, फाइलें फाड़ रहे हैं और इमरान खान की रिहाई की इजाज़त कर रहे हैं। इसका मतलब आपको प्लेटफॉर्म तो मुहैया ना, अगर आपको एक तरफ सजा हो रही है तो दूसरी तरफ आप क्या देखते हैं, इतनी स्पेस आपके पास है ना कि आप कौमी असेंबली में खड़े हो। बात ये है कि पाकिस्तान में मायूसियां बढ़ रही हैं। देखें होता क्या है कि आपके साथ ज्यादती हो रही हो, अदालतें आपको कवर करती, आपको प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि निचली और अब ऊपर वाली भी अदालतें अब वो मफलूज होकर रह गई हैं, अब वो सूरत हाल नहीं रही। और दूसरा फिर पार्लियामेंट होती है, लेकिन पार्लियामेंट को खुद आपने बिल्कुल डंब कर दिया, आपने हाँ है क्या। यही वजह है कि इमरान खान, आज आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि फैसला कर लिया गया पीटीआई की सतह पर, ये असेंबलियां अपनी अफादियत खो चुकी हैं, अब पीटीआई असेंबलियों से निकलने जा रही है, वो इस्तीफे देने वाले हैं। पहले मरले में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जनाब ये जिनको नाअहल करार दिया गया, ये तकरीबन 12 से 16 सीटें बनती हैं, यहां जो री इलेक्शन होंगे, जिमनी इलेक्शन होंगे, उसमें वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पीटीआई के लोग। नंबर 2, आगे जनाब वो बाकी जो बाकी माना बच जाएंगे वो भी रिजाइन लेकर बाहर पूरा पाकिस्तान में पूरा एकदम खेलने के लिए नहीं, इनको बिल्कुल बेबुकत कर देंगे। याद रखिएगा, हमेशा अपोजिशन के नाम से ही हुकूमत होती है, जब आप उनको मफलूज कर दें, उनको बिल्कुल खत्म कर दें, फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से सारे लीडर्स जो हैं वो सजा हो रही है, पाकिस्तान तरीके से तमाम लीडर्स जो हैं जो सजा इसमें केसेस में मुलव्वस थे वो सजा होते जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी होते जा रहे हैं। क्या आप ये देख रहे हैं कि इमरान खान की सीट भर रहे हैं या पार्टी को लीड करने के लिए? एक ही गवाह है और वो कहता है यहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और यहाँ शाह महमूद खड़ा हुआ था, एक ही बंदा है। अच्छा, अब वो वही गवाह है उनकी। सुने, अब वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये गवाह झूठ बोलता है, शाह महमूद कुरैशी वहां नहीं था। और जब वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से झूठ बोल रहा है, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर के हवाले से वो कैसे सच बोल रहा है? तो एक जगह झूठा है तो दूसरी की जगह भी झूठा होगा। ये तो पाकिस्तान के अदलिया का और गवाहियों का और ये प्रोसिक्यूशन का मेयार है जो किस हद तक है। नंबर 1। नंबर 2, शाह महमूद कुरैशी आखिर हर मुकदमे में बरी क्यों हो जाते हैं? क्यों आपसे सरकारी पीटीआई बनाई जा रही है, बट साहब सरकारी पीटीआई, आप ये समझते हैं कि ये सरकारी पीटीआई बन रही है। और सबसे बड़ा इम्तिहान शाह महमूद कुरैशी साहब का है, वो क्या वाकई सरकारी पीटीआई बनाते? देखें, अब तक उनके बारे में बड़े जनाब वो मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, मेरा ताल्लुक भी मुल्तान से, वो मखदूमों का शहर है, उनके वालिद साबिक गवर्नर है सज्जाद हुसैन कुरैशी, उनके वालिद जो थे उनका नाम भी शाह महमूद था, और जनाब और मतलब नाम भी उनके रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, उनके बारे में ख्याल ये है कि इनका जो पूरा खानदान वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है। ये शाह महमूद कुरैशी पहली मर्तबा है जो इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। अच्छा, इन मखदूमों का जेल में रहने का तजर्बा भी नहीं है। वहां 2 बड़े खानदान है जनाब, एक गिलानी खानदान जिसको यूसुफ रजा गिलानी रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे ये जनाब कुरैशी जिनको शाह महमूद कुरैशी साहब रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों डिफरेंट निकले हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने भी 7 साल कैद काटी पीपल्स पार्टी के साथ रहते हुए और पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन ये उनको 2 साल तक कहते रहे कि पीपल्स पार्टी सही, और फिर वहां चल के इनका एक कद काट है, इनके एक फहम है और जबरदस्त किस्म की फॉलोइंग है। तो अब तक तो जनाब ऐसा नहीं हुआ। अब इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो जेल में रहते हैं या बाहर आकर सरकारी पीटीआई को संभालते हैं। मेरा ख्याल ये है कि मैं 90% शाह महमूद कुरैशी को कहूंगा कि वो इमरान खान से पीटीआई के साथ और अपने वफादार लोगों के साथ
بالکل کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ حکومت کی غلط فہمی ہے کہ شاید وہ ان کے تابع دار بن جائیں اور یہ سارا کچھ ہو جائے. ہاں البتہ ان کے بیٹے پر 10 ارب روپے کا مبینہ الزام ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو زین قریشی پر الزام ہے کہ 10 ارب روپے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اب بیٹے نے باپ کا سودا کیا ہوا ہو تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن شاہ محمود وہ کھڑا ہے اور امید ہے 90% مجھے امید ہے کہ وہ کھڑا رہے گا. بہت شکریہ. یہ تمام واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی فیصلے, عدالتی احکامات اور پارلیمنٹ کی گونج ایک ساتھ جو ہے چل رہی ہے. مزید ایسی انفارمیشنز کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کا.